मोदी शाह की राजनीति से अब देश ऊब चुका है और इससे मुक्ति चाहता है कि बिहार में बीजेपी के खिलाफ बहुत गुस्सा है कि नीतीश से नहीं बल्कि इन गुजराती बंधुओं से बिहार की जनता मुक्ति चाहती है। बीजेपी का जो हिंदू मुस्लिम वाला है, सांप्रदायिकता वाली जो अपील है, वो काम नहीं करी और इसलिए बीजेपी की जड़ें बिहार में मजबूत हुई नहीं। मुझे बहुत गर्व था इस बात का कि मैंने आईएएस में नौकरी की 25 साल, लेकिन आज मुझे शर्म आ रही है कि उसी आईएएस के एक पदाधिकारी हैं जिनका नाम है ज्ञानेश कुमार, जो आज मुख्य चुनाव आयुक्त। चुनाव आयोग इतना सड़ियल चुनाव आयोग मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा था कि जिसके ऊपर कोई असर ही नहीं होता है किसी चीज। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, बिहार में पहले चरण के लिए 121 सीटों के 1314 उम्मीदवारों के भाग्य ईवीएम मशीनों में कैद हो चुके हैं और इस बार जबरदस्त वोटिंग हुई है। जो वोट का परसेंट है, अभी दूसरे चरण का चुनाव बचा हुआ है जिसमें 11 नवंबर को वोट डाले जाने हैं, लेकिन जो पहला चरण है, एक अप्रत्याशित तरीके से वोटर बाहर निकला है और जो रहा है प्रतिशत मतदान का, अब तक का जो परसेंट आया है 64.69% वोट परसेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा दिया गया है। तो ये जो परसेंट है, ये जो वोट है, ये वोट क्या गोल खिला सकता है? क्योंकि बिहार का चुनाव ऐसा माना गया है कि देश की दशा और दिशा तय करने वाला चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी एनडीए में जो स्थिति है, उनका जो आने वाला भविष्य, उसको लेकर भी बहुत कुछ इस पर निर्भर होगा और इंडिया ब्लॉक का भी ये भविष्य चुनाव जो है तय करने वाला है। तो ये जो बड़ा हुआ इतना प्रतिशत है, इसे लेकर तरह तरह की बातें हैं और जो दावे होते हैं, दावे दोनों ओर से हैं। एनडीए कह रहा है कि ये जो है उनके पक्ष में वोट है, तो इंडिया ब्लॉक दलील दे रहा है कि परिवर्तन का वोट है। तमाम चल रहा है और विश्लेषक अब थोड़ा सा चिंतित रहते हैं कोई भी प्रिडिक्शन करने में। फिर भी हम चलेंगे एक बेहद बेहद खास मेहमान के पास। सबसे पहले मैं उन्हें जोड़ूंगा और जोड़ने के बाद आपका परिचय उनका देता हूं। वैसे परिचय की जरूरत नहीं है, जुड़ गए हमसे। हमारे साथ है यशवंत सिन्हा साहब, देश के पूर्व वित्त मंत्री और विदेश मंत्री और साथ में भारतीय जनता पार्टी के स्तंभ रहे और ऐसे नेता जो बिहार की रग रग को जानने वाले हैं। शुरुआत में सीधे करूंगा, ज्यादा और भूमिका ना बांधते हुए। यशवंत सर, ये जो हो रहा है, इतना परसेंट ऑफ वोट आया, अभी तो पहला चरण है 121 सीटों के लिए, तो ये बताया जा रहा है कि बिहार के इतिहास में ऐसा इतना वोट परसेंट नहीं रहा। तो पहले ये नोट की इतना परसेंट प्लस ये जो तमाम कयासबाजी से लेकर आपकी अपनी क्या एक इसको लेकर विश्लेषण होगा, क्या आपके इसको लेकर कयास हैं, क्या आपका अनुभव कहता है, सब पर एक शुरुआती नोट यशवंत सर। थैंक यू, बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया और एक बहुत ही रोचक विषय के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, जो वोटर बाहर निकलकर वोट किया इस बार और बड़ी संख्या में बिहार में वोटर निकले, जिसको लेकर सब लोग थोड़े बहुत आश्चर्यचकित तो जरूर हैं। कुछ लोगों की नींद शायद हराम हुई होगी, कुछ लोग खुशियां मना रहे होंगे, लेकिन जब वोटर निकलता है बाहर तो उसके 2-3 कारण हो सकते हैं। एक कारण तो यह है कि भाई वो अपने प्रजातांत्रिक हक का इस्तेमाल करना चाहता है, जानता है कि 5 साल में एक बार उसको मौका मिलेगा, तो क्यों नहीं इसका लाभ उठाएं। तो वोटर एजुकेशन जो है, उसको जो बार बार उसको बम्बार्ड किया जाता है ये कह के वोट देने जाना है, वोट पार्टियां करती हैं, चुनाव आयोग करता है, तो एक तो ये कारण हो सकता है कि उसके चलते सब लोगों ने कहा कि भाई हम निकलें और वोट दे दें। लेकिन इसके अलावा 2 और कारण हैं या हो सकते हैं। एक तो ये है कि लोग अपने मत का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं बड़ी संख्या में कि वो चाहते हैं कि जो वर्तमान व्यवस्था है वो बनी रहे और उनको कहीं ना कहीं लगता है कि हम अगर ज्यादा तादाद में नहीं निकले तो वर्तमान व्यवस्था के ऊपर खतरा पैदा हो सकता है। इसका मतलब कि सरकार के पक्ष में वोट देने के लिए बड़ी संख्या में लोग निकले। दूसरा इसका पक्ष है कि बड़ी संख्या में लोग इसलिए निकले कि वो बदलाव चाहते हैं।
और बदलाव के लिए उन्होंने वोट दिया और उन्होंने सोचा कि कम संख्या में निकलेंगे तो शायद बदलाव नहीं हो पाएगा। इसके पहले मैं कुछ यूट्यूब चैनल्स में गया था और मैंने बिहार की जनता से ये अपील की थी कि फर्क बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि बदलाव हो तो उस बदलाव के लिए फर्क बहुत अंतर जो है वो बहुत बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अंतर बहुत बड़ा नहीं होगा, अंतर अगर मार्जिनल होगा तो जो दिल्ली में बैठी गुजरात लॉबी है वो कोई भी खेल कर सकती है और फिर अपने मनचाहे गवर्नर को वहां ले गए हैं, उनके माध्यम से खेल हो सकता है। तो मार्जिनल अगर विक्ट्री होती है तो उसमें दिक्कत पैदा होगी, अगर हंग होता है तो और भी ज्यादा दिक्कत पैदा होगी। इसीलिए डिसाइसिव मैंडेट हो, एक निर्णायक मैंडेट हो। तो ये सब कहने के बाद मेरा अपना मानना ये है, और जितने लोगों से बिहार में बातचीत हुई है उन लोगों का भी यही मानना है कि बड़ी संख्या में इस बार लोग इसलिए निकले क्योंकि वो एक निर्णायक रिजल्ट चाहते हैं, एक मैंडेट ऐसा चाहते हैं जिसमें कोई शक नहीं रहे। और मेरी जानकारी और अनुमान ये है कि ये निर्णायक मत उनका पड़ा है इंडिया गठबंधन के पक्ष में। ओके, नीतीश, एक मिनट और, नीतीश के खिलाफ नहीं पड़ा है, नीतीश के खिलाफ ये मत नहीं पड़ा है, ये मत पड़ा है बीजेपी के खिलाफ। और वो भी इसलिए कि ये बीजेपी के दो जो हैं दिल्ली में बैठे हुए प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, ये हर जगह जाके हर प्रदेश में जाते हैं जैसे कि वो प्रदेश उनका खरीदा हुआ गुलाम हो। और लोग इसको अब पसंद नहीं कर रहे हैं, एक जमाने में पसंद करते होंगे शायद, लेकिन अब पसंद नहीं कर रहे हैं। और ये जो वोट पड़ा है बिहार में वो पड़ा है गुजराती बंधुओं से मुक्ति के लिए। बहुत बहुत ही आपने उसको मतलब एक तरीके से डिकोड ही कर दिया है कि किसको कैसे देखा जाए। देखिए सर, एसआईआर एक बहुत ऐसा इशू था जिसने बहुत परेशान किया और बड़े पैमाने पर वोट कटे निकल कर आया। सेकेंड वन, वोट चोरी वाला जो मसला था, वो वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ राहुल गांधी का अपना एक कैंपेन था, साथ में फिर वोटर अधिकार यात्रा रही। और ये जो कर्नाटक का, माफ कीजिएगा, जो इसका आपका हरियाणा का जो विस्फोट किया एक दिन पहले, तो ये भी कुछ काम किया ये किस तरह। और फिर दूसरा ये जो नौकरी वाली दांव है या नौकरी की बातें हैं या पलायन है, ये सब क्या ये चीजें काम कर रही है। और आपने नीतीश का भी कहा कि नीतीश कुमार जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, हम लोगों को हम बार बार पढ़ते हैं कि उनके खिलाफ वैसी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, उनके बारे में उतना वो नहीं है, इन लोग के खिलाफ है, वो आगे पूछूंगा। लेकिन पहले इन चीजों को डिकोड करिएगा कि ये चीजें काम करी, राहुल गांधी वाला जो विस्फोट रहा या जो नौकरी रहा तेजस्वी, क्या चीजें आप पा रहे हैं, जो आपके फीडबैक्स आ रहे हैं? नहीं, हम तो ये सोच रहे हैं और फीडबैक ये है कि इन सब ने काम किया। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा जो थी उसने काम किया, वोट चोरी का उन्होंने जो आरोप लगाया उसने काम किया, तेजस्वी का जो बहुत ही जोरदार कैंपेन हुआ वो काम किया, यूथ के प्रति उसका जो अपील था वो काम किया, नौकरी देने का जो उन्होंने वादा किया वो काम किया। तो ये सारे फैक्टर्स काम किए मतदाताओं को अपनी तरफ लुभाने में। लेकिन मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा फैक्टर जो काम किया वो मैंने जैसा पहले कहा वो ये था कि नीतीश से नहीं बल्कि इन गुजराती बंधुओं से बिहार की जनता मुक्ति चाहती थी, और इसलिए उन्होंने डिसाइसिव मैंडेट इस बार बड़ी संख्या में निकलकर दिया है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं इस बात की पुष्टि करने के लिए, बीजेपी के प्रति संजीव जी जो आक्रोश है बिहार में वो तो आपने देखा। कहीं आपने देखा कि जेडीयू के नेता को लोग खदेड़ रहे हैं? नहीं। कहीं आपने देखा कि जो आरजेडी के नेता हैं या उनके सहयोगी दल हैं उनको लोग खदेड़ रहे हैं? नहीं। लोगों ने अपने आक्रोश का इजहार किया केवल और केवल बीजेपी के नेताओं के खिलाफ, चाहे वो केंद्र से गए हों चाहे वो वहां के स्थानीय नेता हों। तो ये क्या संदेश देता है? ये यही संदेश देता है जो मैं कह रहा हूं
कि नाराजगी बीजेपी से है। और एक बात मैं इसमें और ऐड कर देता हूं प्लीज। कि बिहार जो है वो उसमें वहां जात पात की राजनीति पता नहीं 75 साल से हावी है। मैं जब वहाँ स्टूडेंट था पटना विश्वविद्यालय में, तो एक बार सर। मैं एक चुनाव लड़ने गया डिबेटिंग सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट का, जो उस समय सबसे हाईएस्ट इलेक्टेड पोस्ट हुआ करता था, स्टूडेंट यूनियन वगैरह नहीं बना था। तो मैं उस चुनाव में इसलिए गया कि मैं अच्छा डिबेटर अपने को मानता था। मैंने सोचा कि मुझे उसका वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहिए। प्रेसिडेंट कोई और था यस जो फैकल्टी से होता था। लेकिन जब मैं चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई तो मैंने देखा करे ये तो जात पात का चुनाव हो गया। यस यस। उस समय की बात मैं कर रहा हूं। तो ओके। जात पात जहां प्रबल है संजीव जी, वहां संप्रदायवाद नहीं चलता है। और इसलिए बिहार में बीजेपी का जो हिंदू मुस्लिम वाला है, सांप्रदायिकता वाली जो अपील है, वो काम नहीं करी। और इसलिए बीजेपी की जड़ें बिहार में मजबूत हुई नहीं। बिल्कुल। मैं बाकी सवाल करूं उसके पहले, मैं आपने चूंकि आपने अपने स्टूडेंट लाइफ का स्मरण किया, तो मैं पहले जाता हूं जेएनयू में जो हुआ सर, जेएनयू का जो नतीजा आया, ये किस बात का द्योतक है? देखिए, बदलाव बदलाव परिवर्तन तमाम बातें हो रही है। जेएनयू में यदि लेफ्ट चला है हर पद पर, इसके मायने कैसे हैं, क्या है? पहले उस पर टिप्पणी, बाकी फिर बाकी करूंगा मैं आपसे बात। ठीक है, वो टिप्पणी बहुत स्पष्ट संकेत दे रही है इस बात का कि एबीवीपी की बहुत बुरी हार हुई है, जो स्टूडेंट विंग है भारतीय जनता पार्टी का। क्योंकि जैसा मैं आपसे पहले कह रहा था कि लोग अब ऊब गए हैं ये हिंदू मुस्लिम और सांप्रदायिकता से। ये बहुत चला, 10-12 साल चल चुका है इस देश में। अब सर। लोग इससे निजात चाहते हैं। तो यस सर। इसीलिए जहां भी जरा सा भी प्रोग्रेसिव थॉट है, जैसे जेएनयू में है, वहां पर देखने को मिला। वो कितना कंट्रोवर्शियल करने की कोशिशें हुई है बीते 11 हाँ, साल में सर, आप हाँ, सब कुछ बिल्कुल छुपा नहीं है। हाँ। तो इसलिए वो जीत भी इसी बात का संकेत देता है, जो कि बिहार का नतीजे जब आएंगे तो वो संकेत देंगे कि मोदी शाह की राजनीति से अब देश ऊब चुका है और इससे मुक्ति चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं यशवंत सर, आपने जहां छोड़ा अमित शाह की बात की, और देखिए नौकरियां बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार के जो यूथ है, जो हमने कल देख रहे थे, हम दिख रहा था, और हमने ये भी पाया कि कुछ महिलाओं को भी, हमारा पूरा वहां टीम घूम रही है, उसने कुछ जब बातें की तो वो महिलाएं कह रही थी कि भाई, जब 15 लाख के जुमले को हम मान सकते हैं, हर के खाते में आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां मान सकते, तो एक बार मौका तेजस्वी को क्यों ना दें? ऐसे कुछ लोगों के निकल के उद्गार आए। तो ये जो अमित शाह साहब कहते रहे कि 14 लाख करोड़ रुपए चाहिए होंगे यदि इतनी नौकरियां देना, आप देश के वित्त मंत्री भी रहे और आप बिहार से भी भिज्ञ हैं, तो ये जो जगलरी है, ये आंकड़ेबाजी, इसको लेकर क्या आपका अपना वो कहता है, आपका अनुभव, आपके आप इस पदों को संभालने के बाद, कि ये इतना 14 लाख करोड़ जैसी ये आंकड़े क्या है? ये फेक है, गलत है, क्या है, सही है, क्या है? बोलिए नहीं आप। नहीं, वो जुमला है। वो एक जुमला है कि 14 लाख करोड़ रुपया लगेगा। और ये कहाँ से कैलकुलेशन हुआ, कैसे उन्होंने दिखाया? क्या उनको पता है कि बिहार में जो सरकारी पद हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, उसमें कितनी वैकेंसीज हैं? मुझे लगता है कि हजारों हजार वैकेंसीज तो उसमें होंगी। उन पदों को ही भरा जाए तो जिसके लिए बजट बनता है, उसमें बजट का प्रावधान होता है ना। बजट इस पर तो नहीं बनता है कि हमारा 50% ही पद भरेगा, तो इसलिए 50% का ही बजट बनाओ। वो तो पूरे के लिए बनता है। तो इसलिए वो बजट बना हुआ है, बजट में पैसे उपलब्ध हैं, और वो पोस्ट अगर भरे जाते हैं और हजारों हजार की संख्या में नौजवानों को नौकरी मिलती है, तो एक तो वो उसका एस्पेक्ट है। दूसरा ये है कि बिहार जैसे प्रदेश में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ नहीं, जो भी उसका कारण रहा हो। तो अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन पर जोर देते हैं और थोड़ा बहुत भी अगर इसको गति मिलती है, तो उसका एक असर पड़ेगा। वो प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां होंगी या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की नौकरियां होंगी, तो उसके सरकार के बजट पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ये जो बातें अमित शाह कह रहे हैं, ये जुमलेबाजी के अलावा और कुछ नहीं है। ओके ओके। सर, जैसे ये जो तेजस्वी यादव ने जिस तरीके का भरोसा दिलाया है, और लोगों ने, जैसा मैंने कहा कि कई एक बार पाल रहे हैं, उम्मीदें पली हुई हैं,
तो क्या 20 दिन में ब्लूप्रिंट आना, फिर उसके बाद जो 2 साल में जो वादा है कि इतनी हर घर जो जहां नौकरियां नहीं है, एक ये, दूसरा फिर आजीविका दीदियों को लेकर उनका कुछ वादा है, उनका और तमाम जो अर्थ से जुड़े जितने मामले हैं, और अर्थ के बिना तो कुछ संभव है नहीं किसी भी सूबे को चलाना। लिहाजा ये कैसे इसको, ये कितना इसमें धरातल पे उतारने में क्या कुछ आप देखते पाते हैं कि जब कल यदि नहीं, खुदा ना खास्ता ये जो उनका है वो 14 को अगर मैंडेट उनको इसी तरीके से मिल जाता है तो फिर कैसे चलेगा, कैसे होगा, इस पे एक नोट सर आप। देखिए, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो हमारी व्यवस्था में जो प्रशासनिक शासकीय व्यवस्था है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? पॉलिटिकल विल। यस सर। मैं जब आईएएस में था तो कर्पूरी ठाकुर जी जब चीफ मिनिस्टर बने बिहार के 1977 में, तो फॉर वॉट एवर रीजन उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुझे बनाएंगे। और जब तक वो अपदस्थ नहीं हुए तब तक 2 साल मैंने उनके साथ काम किया नजदीक से। अब मुझे उनकी एक बात याद आती है, उन्होंने अफसरों, सीनियर ऑफिसर्स की एक मीटिंग हो रही थी बिहार में, उसमें उन्होंने कहा कि देखिए, मैं अगर एक कदम चलने की बात आपसे कहता हूं ना, तो आपको छलांग लगाना चाहिए। क्या बात, मतलब क्या बात। ब्यूरोक्रेसी को आगे बढ़ के सरकार के इरादों को धरातल पर उतारने में जो भूमिका निभानी चाहिए, उसी तरफ कर्पूरी जी का ये इशारा था। तो अगर पॉलिटिकल विल है, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनते हैं और पॉलिटिकल विल उन्होंने दिखाया है और वो बरकरार रहता है, तो जो ब्यूरोक्रेसी है बिहार की, वो तो तुरंत रास्ते पर आ जाएगी और फटाफट वहां पर काम शुरू हो जाएगा कि इसका कितना बजट होना चाहिए, कितना इसमें खर्चा आएगा, कैसे होगा, वो सारा रास्ता ब्यूरोक्रेसी निकाल देगी। उसमें मुझे कोई शक नहीं है। मैं यशवंत सर, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो जिस दौर की बात कर रहे हैं उस दौर में फेडरल स्ट्रक्चर कुछ और होता था, उस दौर में नेता कुछ और होता। आपने जो बाहर से शुरू किया था कि दोनों गुजराती बंधु जो हैं, जो कितने हर्डल, देखिए ना हिमाचल में क्या स्थिति है, पंजाब में क्या स्थिति, उनके 80,000 करोड़ जो ब्लेम्स हैं पंजाब सरकार की कि उनका वो जीएसटी का पैसा रिलीज नहीं हो रहा है, 60,000 करोड़ या 80,000, 60 या 80,000 करोड़। ये हमने देखा कि जब इतना आपदा आई तो आपदा में भी आपने उनको 1500 करोड़ 1600 करोड़ देके खत्म कर दिया। आपने अपने उत्तराखंड के लिए तो खजाना खोल दिया, अपने सूबों के लिए, दूसरे इंजन के लिए। तो ये चीजों में, इस स्थिति में ये भी कहा जा रहा है कि कल यदि खुदा ना खास्ता ये हो जाता है, सब कुछ परमान चढ़ता है, इंडिया ब्लॉक और तेजस्वी बनते हैं, तो फिर इन लोगों का रुख ऐसा होगा कि आपको तरसा दिया जाएगा। तो इसको कैसे निपटिएगा फिर, ये भी तो एक सवाल है बड़ा। नहीं है, ये जो सवाल आपने उठाया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत पेचीदा भी सवाल है, क्योंकि भारत सरकार अगर असहयोग करे तो फिर राज्यों के लिए मुश्किल हो जाती है। ये मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से भी कह रहा हूं। और मैं इतना भी आपके प्रोग्राम में जोड़ूंगा कि जब मैं वित्त मंत्री था तो मैंने कोई भेदभाव नहीं किया राज्यों के साथ। और मुझे याद है कि नयनार साहब उस समय केरल के में कम्युनिस्ट सरकार थी, उसके मुख्यमंत्री थे। उन्होंने पत्र लिखकर मुझे ये कहा कि मैं बीजेपी के वित्त मंत्री से ये उम्मीद नहीं करता था कि आप इतना लिबरली मेरी मदद करेंगे। तो वो अटल बिहारी वाजपेयी का शासन था, सारा माहौल अलग था। अब छोटे लोग बैठ गए हैं बड़े पदों पर, तो इसलिए ये किसी हद तक जा सकते हैं। लेकिन मैं अभी यहाँ पर आपके प्रोग्राम में चेतावनी दे रहा हूँ कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो देश की जनता, अभी तो बिहार की जनता उनको सबक सिखा रही है, देश की जनता उनको सबक सिखाएगी, क्योंकि कभी तो लोकसभा का भी चुनाव होगा ना। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि भारत सरकार को ये दुस्साहस नहीं करना चाहिए। नहीं, मुझे लगता है ये आपने जो कहा, ये तो जो जो निकला है, जो आप कह रहे थे, जिस तरीके से हमने देखा कि डिप्टी सीएम, हमने उनको सिन्हा साहब को देखा, उनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और मतलब बाल बाल बचे जो जितना हो गया था कि गोबर फेंकना, चप्पल फेंकना, और उसके बाद अपने प्रशासन को जो गालियां वो बक रहे थे जिस तरीके से, आप ही के तो लोग थे, एसपी आपका, प्रशासन आपका, और आप मतलब बड़ा हास्यास्पद लगा। मैं सर इसमें ये तो है ही है, इस पे आप टिप्पणी करिएगा जो आपको लगे, लेकिन दूसरा जो वोट का परसेंट रहा है, जिस तरीके से निकला है,
और करीब 7.5% इस बार भी महिलाओं का, जो मैं अभी निकाल पाया हूं, अगर उसमें ऐसा निकला है कि 61.50 पुरुष और 69% के आसपास महिला है, जो ये पहले फेज का 64.69 का आंकड़ा है। तो ऐसे में जो 7.5% का उछाल महिलाओं वाला है, तो ये मतलब नीतीश कुमार जी का, जैसे आपने कहा, हम लोग भी देख रहे थे कि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी और प्रो इनकम्बेंसी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके प्रति जो कहीं, और जो जातिगत समीकरण सारा कुछ है, तो ये 7.5% का महिलाओं का उछाल, इस पे कैसे इसको देखा लिया जाए, इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया? इसमें यह है कि नीतीश सरकार की तरफ से महिलाओं को 10,000 रुपया दिया गया और आगे के लिए बहुत सारे वादे किए गए हैं। दूसरी बात कि नीतीश ने महिलाओं के लिए बिहार में बहुत बड़ा काम किया है। एक तो उन्होंने जो मद्य निषेध लागू किया, उससे महिलाओं को बहुत राहत मिली। पियक्कड़ पति अब घर नहीं आते हैं शाम को, उनकी मारपीट नहीं करते हैं, तो उससे महिलाओं के बीच में उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये जो आप कह रहे हैं कि परसेंटेज महिलाओं का बढ़ा है, इसमें मुझे लगता है कि कोई आश्चर्य मुझे नहीं होगा अगर जेडीयू को फायदा होता है इससे। और मैं कुछ लोगों का अनुमान देख रहा था टीवी चैनल्स पर, जो ये कह रहे थे कि नीतीश की जेडीयू जो है वो बहुत अच्छा करने वाली है। शायद मेरा अनुमान ये है कि आरजेडी नंबर 1 पार्टी हो, जेडीयू नंबर 2 पार्टी हो इस चुनाव के बाद, और बीजेपी नंबर 3 पर चली जाएगी, और वो नंबर 3 भी विल बी ए पुअर थर्ड नंबर 3। सर हाँ, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर। इसमें इसमें जो ये रहा है, जो राहुल गांधी का जिस तरीके से उन्होंने सारा कुछ किया, और राहुल गांधी के साथ साथ जो कॉस्ट इक्वेशंस में इन्होंने डिप्टी सीएम की घोषणा, तेजस्वी को नेता घोषित पहले से ही था कि वही होंगे, लेकिन फिर भी मोहर लगा दी। इसके साथ में और भी डिप्टी सीएम, और इसके इतर जो कहीं परेशान किया गया, जिस तरीके से कहते रहे कि विधायक दल और तमाम सारी बातें, तो ये भी कहीं इनको बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। ये भी ऐसा माना जाए कि ये भी लोग इसलिए भी थोड़ा सा खफा है कि नहीं, ये धोखेबाज है, ऐसा भी कुछ है इसमें समाहित? नहीं है, ये ऐसा है। और जैसा मैंने कहा कि इस वोटिंग परसेंटेज से मेरे जैसा व्यक्ति इस नतीजे पर पहुंचा है कि बिहार में बीजेपी के खिलाफ बहुत गुस्सा है, और वो धरातल पर देखने को ही मिला था ना, जो मैंने आपसे पहले कहा। लेकिन आपने देखा कि जेडीयू के किसी लीडर को लोगों ने खदेड़ा हो, कांग्रेस पार्टी के किसी लीडर को खदेड़ा हो, जेडीयू के किसी लीडर को, आरजेडी के किसी को नहीं। ये सारा गुस्सा जो था, जिसमें वो डिप्टी सीएम भी साहब भी शामिल हैं, सारा गुस्सा बीजेपी के लिए था। चाहे मनोज तिवारी धरातल पर उतरे तो उनके खिलाफ हुआ, आवाज उठी, चाहे और नेता हैं बीजेपी के, उनके खिलाफ। तो ये सारा का सारा क्या दिखाता है कि जो गुस्सा है वो कॉन्सेंट्रेटेड है केवल एक पार्टी के खिलाफ, और वो उस पार्टी का नाम है बीजेपी। बिल्कुल 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 सर। पटना में कम वोटिंग और बाकी जगहों पर ज्यादा, ये पटना में कम वोटिंग क्या कहता है इसमें? यहाँ कुछ कम है? शहरी इलाके में कम वोटिंग होती है, आप जानते हैं। हर शहरी इलाके में बड़े बड़े साहब लोग रहते हैं, आराम तलब लोग रहते हैं, गांव वालों के जैसा उनका जोश नहीं होता है। तो ये हमारे इलेक्टोरल हिस्ट्री में ये बहुत बार देखने को मिला है कि ये क्या करवट कैसी, इसको कैसे देख सकते हैं कि ज्यादा ये कम, कुछ ये भी कुछ अलग तरह का मैंडेट आने की संभावना है कि कुछ, क्या इसको कैसे देखें? नहीं, इसमें बहुत ज्यादा नहीं, इट्स ए ट्रेंड। ये बराबर ऐसा ही होता है कि रूरल एरियाज में ज्यादा वोट पड़ते हैं और शहरी क्षेत्र में कम वोट पड़ते हैं। तो उसमें कुछ मैं ज्यादा रीड नहीं करूंगा। ओके सर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जैसे जो खोला उन्होंने, हरियाणा में खोला 25 लाख वोट, और देखिए वो ब्राजीलियन एक मॉडल, और क्या क्या चीजें दिख रही, 22 जगह, 10 बूथ, 250 वोट, क्या क्या है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खामोश बैठा है। और जो हमारे बड़े जो हैं, मोदी जी, शाह साहब, जो 2 गुजराती की आप बात करते, खामोश हैं। उनके कुछ छोटे लोगों ने, यहां भी मैं जितने मैंने बात की, बड़े अच्छे अच्छे विश्लेषक हैं, लेकिन उनको कहीं भय है, वो अभी कहीं
क्योंकि 66 लाख 65 लाख वोट कटे हैं वहां SIR में। तो ये कहीं कोई फिर तो नहीं कोई सेंट्रल सर्वर और क्या क्या, क्योंकि कई कांग्रेसियों ने कहा है कि भाई जब एक 10-10 20-20 40-40 वोट और जिस तरीके से हुआ सारा कुछ खेल, तो वो भी कुछ इसमें कहीं ये भय का कारण है। ये कुछ अभी इलेक्शन कमीशन इंडिया को अभी हम कमतर ना मानेंगे। ये माना जा रहा है सर, मैं क्षमा चाहूंगा थोड़ा बड़ा हो रहा है सवाल, कि यहाँ जो सीधा मुकाबला है वो मुकाबला इंडिया ब्लॉक वर्सेस ज्ञानेश कुमार जी या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बीच में, ये एक बड़ा जनरल परसेप्शन बना हुआ है। और आपने कल प्रियंका गांधी जी को देखा तो उन्होंने कल जो गुस्सा दिखाया कि हर सभा में नाम लूंगी तीनों का, और ये लोग भी खामोश बैठे हैं कि पहले हलफनामा लाइए तब जांच होगी। सब पर आपकी एक प्रतिक्रिया। देखिए, आपको पता है कि मैं एक IAS ऑफिसर था खुद जी और 24-25 साल मैंने IAS की नौकरी की। जी अनेक जी महत्वपूर्ण पदों पर रहा, भारत सरकार में भी रहा और राज्य सरकार में भी रहा, जिसमें 2 बिहार के मुख्यमंत्रियों के साथ मैं प्रधान सचिव के रूप में काम मैंने किया था, कर्पूरी ठाकुर और रामसुंदर दास। जी जी अ, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि मुझे शर्म आती है। मैं बराबर, मुझे बहुत गर्व था इस बात का कि मैंने IAS में नौकरी की 25 साल, लेकिन आज मुझे शर्म आ रही है कि उसी IAS के एक पदाधिकारी हैं जिनका नाम है ज्ञानेश कुमार, जो आज मुख्य चुनाव आयुक्त है। कहाँ सुकुमार साहब और कहाँ ज्ञानेश कुमार या TN शेषन साहब, इनको कोई लगता नहीं है शायद। देखिए, अभी बिहार की बात अगर हम देखें, गिरिराज सिंह का बयान आया, मुसलमानों को नमक हराम बोला, कोई कार्रवाई हुई? एक नोटिस भी गया? नहीं। भारत सरकार के दूसरे मंत्री ललन सिंह, उन्होंने तो यहां तक कहा कि बूथ पर जाने ही मत दो जो खिलाफ वोट करता है। उनके खिलाफ FIR हुआ है, वो सब लोग भूल जाएंगे चुनाव के नतीजे आने के बाद, कोई कार्रवाई नहीं। तो अनेक इस प्रकार के, मतलब धर्म के और जात के का सहारा लेकर वोट मांगना वर्जित है मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट में। और ओपनली प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और दूसरे छुट भैया नेता जो हैं BJP के, वो ओपनली इस बात की वकालत कर रहे हैं कि धर्म के नाम पर हमको वोट दे दो। चुनाव आयोग खामोश। चुनाव आयोग, इतना सड़ियल चुनाव आयोग मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा था, कि जिसके ऊपर कोई असर ही नहीं होता है किसी चीज का। तो इसीलिए चुनाव आयोग का मुख्य काम यह है कि जो प्रतिद्वंदी हैं चुनाव में, उनके बीच में एक समतल भूमि हो, लेवल प्लेइंग फील्ड हो। और ये चुनाव आयोग जो है वो उस फील्ड को जितना असमतल बना सकता है, अनलेवल कर सकता है, वो करने में लगा हुआ है। इसलिए बिहार के चुनाव के नतीजे जब आएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि चुनाव आयोग को भी एक बहुत बड़ी सबक मिलेगी कि इस तरह काम करने से जनता प्रभावित नहीं होती है। और देखिए, अब तो धीरे धीरे ऐसा हो गया, ऐसी व्यवस्था बन गई हमारे देश में है कि एक पॉपुलर शासन, संविधान यही कहता है ना कि एक पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट होगा, नहीं तो राष्ट्रपति शासन होगा। राज्यों में राष्ट्रपति शासन केंद्र में नहीं होता है, लेकिन राष्ट्रपति शासन यहाँ होता है। यहाँ पर केयरटेकर गवर्नमेंट बन जाती है, उसके ऊपर बहुत तरह की बंदिशें हैं, लेकिन वहां पर तो राष्ट्रपति शासन हो सकता है। हमारे संविधान में इलेक्शन कमीशन के शासन का कोई प्रावधान है? नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन का शासन हमारे यहाँ शुरू हो गया। तीसरा शासन किसका? इलेक्शन कमीशन का। जहां ही उन्होंने डिक्लेयर किया कि इलेक्शन अनाउंस कर दिया, उसी दिन से मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट और उसके बाद रूल ऑफ इलेक्शन कमीशन, ये बिल्कुल गैर संवैधानिक है। और मैं आपको बिहार का ही एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि चुनाव की घोषणा हो गई थी और उस समय की सरकार में, जिसमें मैं, रामसुंदर दास जी चीफ मिनिस्टर थे, मैं उनका प्रधान सचिव था, और ये फैसला हुआ कि चीफ सेक्रेटरी और DG पुलिस को बदल दिया जाए, तो बदल दिया गया। उसके बाद चुनाव आयोग से खत आया, चिट्ठी आई, ओ नहीं, आप नहीं कर सकते हैं। और हम लोगों ने महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल से विचार करके एक
स्टिंगिंग जिसको कहते हैं, जबरदस्त जवाब हम उन्होंने लिख के भेजा चुनाव आयोग को कि ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, आपका जुरिस्डिक्शन है रिटर्निंग ऑफिसर के ऊपर, आपका जुरिस्डिक्शन नहीं है चीफ सेक्रेटरी और डीजी पुलिस के ऊपर या जो रिटर्निंग ऑफिसर के ऊपर के पदाधिकारी हैं। चुनाव आयोग खामोश रह गया, ये चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में होगा। जी 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 तो जी। अब धीरे धीरे करके लोग सबमिट करते गए, चुनाव आयोग आगे बढ़ता गया और अधिकार लेता गया, और अब चुनाव आयुक्तों का सिलेक्शन कैसे होता है, बिल्कुल 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 ये बिल्कुल जस्टिस सर। को किसने निकाला? इसी सरकार ने निकाला। बिल्कुल तो बिल्कुल सारी संस्थाओं पर, प्रजातांत्रिक संस्थाओं पर छूट कब्जा भी उनको छूट भी है सर, छूट भी है उनको कि कुछ नहीं होगा, आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, कुछ नहीं कोई होगा। एक्शन नहीं होगा। अब तो उनको वो सारी, भी उससे छूट है, तो हाँ, इसलिए वो स्वतंत्र है, वो जो चाहे सरकार के लिए कर। मैं सर इसमें एक चीज और पूछना चाहूंगा कि ये जो नतीजे आने वाले हैं 14 को, और मुझे सेकंड टेन्योर जो सेकंड फेज है उसमें भी ऐसी कुछ सीन रहेगा, अगर ये हारते हैं बीजेपी और ये सफाया होता है, एनडीए नहीं आती है, तो फिर इसके रिपरकशन बीजेपी की राजनीति पे क्या जाएंगे, उस पे एक नोट सर। बीजेपी की राजनीति के ऊपर इसका असर पड़ेगा। देखिए, मोदी जी का सबसे बड़ा प्लस फैक्टर क्या था? चुनाव जिताना। चुनाव जिताना। वोटर्स पर उनकी एक वो अपील थी, यस और सर। वोटर्स उनसे प्रभावित होके वोट देते थे बीजेपी को। अगर वही उनका यूएसपी जो है खत्म। वो खत्म हो गया, तो फिर वो किस काम के हैं? किसी काम के नहीं है। तो बीजेपी के अंदर, संघ के अंदर और देश के अंदर मोदी जी का जो पोजीशन है वो कमजोर होगा। एक तो ऑलरेडी कमजोर हो गया है, हो चुका क्योंकि है लोकसभा 240 दो बल्कि सौ वो चालीस ऐसा 170 165 अगर बेईमानी नहीं होती शायद आप। हाँ, जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो फिर भी 240 पर आ गए, और इसमें अगर बिहार के चुनाव वो हारते हैं तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि मोदी जी और शाह साहब की कोई अपील अब जनता के बीच में नहीं है। और जब अपील ही नहीं है तो आप छोड़िए, पद जाइए। अब छोड़ेंगे कि नहीं, जाएंगे कि नहीं, ये कहना मुश्किल है। हो सकता है कि जो दो उनके सहयोगी दल हैं वही कुछ खेल करें। और मुझे नीतीश कुमार से बहुत उम्मीद है कि जिस तरह इन लोगों ने नीतीश कुमार के साथ व्यवहार किया है, उनको मुख्यमंत्री का दावे का कैंडिडेट नहीं घोषित किया, वो कहीं भी देखे नहीं गए अमित शाह के साथ या मोदी जी के साथ, तो नीतीश कुमार कोई खेल कर सकते हैं। नीतीश कुमार खेल करेंगे तो चंद्रबाबू नायडू खेल करेंगे। चंद्रबाबू नायडू को अगर मैं ठीक से जानता हूं तो उनका एक ही उद्देश्य रहता है हर पॉलिटिकल एक्शन में, और वो ये होता है कि भारत सरकार को अपने साथ रखो और भारत सरकार से जितने पैसे ले सकते हो ले लो। एटीएम की तरह, एटीएम मशीन की तरह उपयोग करते हैं शायद। बिल्कुल। ऐसे ही तो कुछ। उनको लगेगा कि अब इसका कोई यूज नहीं रहा, तो थ्रो। तो भी नीतीश से साथ हो लेंगे। जी जी, यूज एंड थ्रो। मैं सर I अंतिम will सवाल। not, I will not be surprised, Sanjeev ji, if in the next Lok Sabha session there is a vote of no confidence in this government. माय माय, बहुत नहीं है आप, बहुत अनुभवी है आप, और आप सही है। मैं अंतिम सवाल ये करूंगा सर कि बिहार पे ही खत्म करूंगा कि इस बार भी नीतीश कुमार जैसे जो नारे हैं या जो संभावना है वो तो शायद क्षीण है, तो क्या मतलब तेजस्वी यादव ऐसा कुछ की और हो सकता है कि नीतीश कुमार की मदद से तेजस्वी यादव, ऐसा भी कुछ संभावना है? देखते हैं आखिरी नोट आपका, सब फर्क क्या आप लास्ट। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये। देखिए, अगर तेजस्वी को, जैसा सब लोग उम्मीद करते हैं कि महागठबंधन को बहुमत मिलेगा, तो बहुमत मिलेगा तो डिक्लेयर्ड उनके चीफ मिनिस्टर घोषित उम्मीदवार हैं तेजस्वी, तो वो बनेंगे। लेकिन उसके बावजूद अगर उनको मिल भी गया बहुमत, तब भी नीतीश खेल कर सकते हैं। और वो नीतीश का खेल केवल बिहार तक सीमित नहीं रहेगा। जी जी, नीतीश का खेल देशव्यापी होगा। देशव्यापी होगा। नहीं, बहुत बहुत नहीं, बहुत अच्छा है वो आप जो कह रहे हैं कि ये बैसाखी जो है ये डगमगा रही, और 14 के बाद इसके बहुत सारा स्पष्ट रूप दिख जाएगा कि टूट जाएगी या क्या होगा। ये अकेली नहीं टूटेगी, शायद दूसरी बैसाखी भी कहीं ना कहीं जो आप कह रहे हैं, तो बहुत कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार सर, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो दर्शकों, आप सुन रहे थे यशवंत सिन्हा साहब को। यशवंत सिन्हा साहब जो देश के पूर्व वित्त मंत्री, पूर्व विदेश मंत्री, साथ में भारतीय जनता पार्टी के स्तंभ रहे,
और बिहार को लेकर उनका अपना एक जितना एक विद्वता है, उनके पास सब कुछ है बिहार में, उन्होंने बता ही दिया अपना सारा कुछ। तो वो ये कहीं बता रहे हैं कि वो तो यही मानकर चल रहे हैं, उनके पास जो फीडबैक यही है कि जो वोट जिस तरीके से एक जबरदस्त गिरा है, जिस तरीके की एक इतना बड़ा मैंडेट वो मिला है, इतना बड़ा इतने प्रतिशत वोट गया है, सबसे हाईएस्ट, तो वो ये पाया देख रहे हैं कि बयार बह रही है महागठबंधन के पक्ष में। देखिए अभी एक दूसरा चरण है, 11 को वो सामने आएगा, उसमें भी देखते हैं, और फिर 14 को सारा कुछ सामने आ जाएगा। और वो जो उन्होंने कहा कि ये नतीजे, हम लोग जैसा बार बार कह रहे हैं कि देश की दशा दिशा और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो रोल है, रूप है जो आने वाला, वो इसके बाद नजर आएगा। सब कुछ सुनने के बाद आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया, आपकी अपनी टिप्पणी क्या है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रकट कीजिएगा। और हमारी ये चर्चा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यारो इस्तेमाल रखिए और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।